हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रंस। दिस इज गोल्डी गुप्ता। ये एयर पोल्यूशंस का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको उस चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 में कि क्या ये व्हाट इज़ द एयर पोल्यूशंस, what are the causes of the air pollutions and what impact of the air pollutions in living organisms and non-living organisms and how to reduce air pollutions। ठीक है, ये सारा मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आप जरूर वो पार्ट 1 विजिट करिएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। साथ ही आपके चैप्टर्स के एंडिंग में आपको रिविजन्स दिया जाएगा, प्लस एक अलग से वीडियो होगा उस चैप्टर पे बेस्ड की क्वेश्चंस के कि सब आपका जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दैट उसका आंसर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो ज़रूर आप विजिट करिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसका जो सेकंड पार्ट था एयर पोल्यूशंस की, एयर पोल्यूशंस को कैसे रिड्यूस करना है या फिर उसका इम्पैक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या पड़ता है। कोल एंड वुड जो है या फिर आपके डोमेस्टिक फ्यूल लाइक अ कैरोसिन है ना, घर पे इनका उपयोग करने से क्या हो रहा है, इट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन अ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, तो वो एटमॉस्फेयर पे आपकी बढ़ रही है। एंड थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट विच thermal power plant they are using a coal to generate है ना thermal electricity, okay what thermal energy। तो इस वजह से भी क्या है, आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो एटमॉस्फेयर पे बढ़ रही हैं। साथ ही इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशंस इन बैलेंस ऑफ द कंजम्पशन ऑफ CO2 गैस डिक्रीज। देखिए डिफॉरेस्टेशन के होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जिसका ट्रीज जो है उसको कंजम्पशन कर लेते थे, कंजम्पशन करके उसको कम कर देते थे, डिक्रीज करते थे, है ना। तो अब उसका भी क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया है। क्यों? क्योंकि ट्रीज अगर रहेंगे तो वो CO2 को कंजम्पशन करेंगे एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन के कारण यहाँ पर जो है CO2 गैस है उसका कंजम्पशन कम हो गया है, मतलब उसकी जो उसको डिक्रीज किया जा रहा था, है ना, डिक्रीज करने का काम कर रहे थे, अब वो नहीं हो रहा है। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग जो है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, है ना, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो उसके बढ़ने से हुआ ये है कि यहाँ पर ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होने लगे हैं। देखिए कैसे टेम्परेचर हमारे अर्थ सरफेस का बढ़ा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपने जनरली नोटिस किया है कि आप फ्रिज से आइस को निकालिए, जैसे ही फ्रिज से आइस को निकालेंगे टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर में आते ही आइस क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है। तो सेम ऐसे ही टेम्परेचर अर्थ सरफेस का बढ़ रहा है जिसके कारण जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं। अब ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो वो पानी जब बन के बहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, रिवर्स में, सी में, जिससे कि रिवर और सी का जो वाटर लेवल है वो अब बढ़ जाएगा। जब उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो उसके पास जो भी क्षेत्र होंगे, जो भी एरिया होगा, वहाँ पर क्या है, पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आप सपोज एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जब बारिश होती है, तेज बारिश के होने से जो डैम्स होते हैं, जो रिवर्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, फुल हो जाती है। जब वो फुल हो जाती हैं तो लोगों के घरों में पानी आता है ना। तो सेम वैसे ही सी का वाटर लेवल, ग्लेशियर मेल्ट हुए, ग्लेशियर के मेल्ट होने से रिवर्स और सी का वाटर लेवल बढ़ गया। जब इनके वाटर लेवल बढ़ जाएंगे तो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इट मीन्स फ्लूड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, फ्लूड्स आ जाएंगे। एंड
जो कि क्या करेंगे, लॉसेस ऑफ सॉइल। क्यों? क्योंकि जो पेड़ लगे हुए होंगे वहाँ के आसपास एरिया में, वो मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाएंगे। एंड वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफन लीड्स टू फॉरेस्ट फायर। These have become more common over the years। आपको पता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट मीन्स हीट वेव्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इनके इतने बढ़ने के कारण फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं, जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है कंटिन्यू करूंगी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन्स में इतना काम करना इजी नहीं होता है, बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है। तो एक सॉल्यूशंस मैंने निकाला है कि हम जो है आगे की क्लासेस पीपीटी में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। I hope you enjoy these chapters. We will meet with next day, next topic. तब तक के लिए stay healthy, stay happy. Thank you. चलिए क्लास को यहाँ पे शुरू करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको पता है क्या कि जो सन की जो रेस होती हैं, जब ये सन की रेस सन अपनी रेस को रिलीज करता है ना, ये सन रेस आ रही है अर्थ पे, ओके, तो अर्थ क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, और ये सन रेस जो होती है वापस एटमॉस्फेयर पे रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है वो, उसको रिफ्लेक्ट करती है एटमॉस्फेयर पे। जब रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है, तो इससे अर्थ सरफेस जो है वार्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमने क्या समझा कि सन रेज ने अर्थ को वार्म करके रखा हुआ है ना। तो सनराइसेस वार्म द अर्थ फेस। सन की जो रेस होती है वो अर्थ सरफेस को यहाँ पर वार्म करके रखती है। अ पार्ट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द अर्थ। जब ये रेसेस जो है क्या अर्थ पर पड़ती हैं, एब्जॉर्ब इट, तो अर्थ क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ ही एटमॉस्फेयर में उस रेस को वापस रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंड आपका आता है कि कुछ गैसेस जो हैं, जो कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, एंड नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC गैस कहते हैं, है ना, इनमें क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है टू ट्रैप द हीट। ये क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, एंड रेडिएशन दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जो कि अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर कि जो रेडिएशंस होता है स्ट्रिप बाय द गैसेस, जो इस गैसेस के द्वारा रेडिएशंस, मतलब कि टेम्परेचर, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है इन गैसेस के थ्रू बढ़ रहा है ना, वार्म्स द अर्थ। तो अर्थ को क्या कर रही है, वार्म, गर्म करके रख रही है, एंड दिस वार्मिंग इफेक्ट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यही वार्मिंग इफेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाता है। एक बार हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे। देखिए चिल्ड्रंस, यहाँ पर जो है सन से क्या है, आपकी रेस आई कि किस में पड़ी, अर्थ पर पड़ी। तो अर्थ ने क्या किया, इन सन रेज को एब्सॉर्ब किया, उसके बाद यही सन रेज एटमॉस्फेयर पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसके कारण से यह अर्थ एटमॉस्फेयर पे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो क्या है, बहुत बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी गैसेस आ गई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, मीथेन होती है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, एंड CFC गैसेस होती है, जो कि इनमें क्या हीट करने, और ज्यादा हीट करने की प्रोसेस होती है, जिसके कारण से अर्थ जो होता है वार्म हो जाता है, और यही वार्मिंग इफेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हम यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के इफ एटमॉस्फेयर पे क्या अ, उसके कॉसेस हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के एटमॉस्फेयर पे क्या क्या कॉसेस हो सकते हैं, किस कारण से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले के समय में जो है कोल, है ना, कोल का यूज किया जा रहा है, वुड, इन
क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, या फिर डोमेस्टिक फ्यूल लाइक अ कैरोसिन। पहले घरों पर चूल्हे से खाना बनता था, ओके, लकड़ियों में चूल्हे को लकड़ी के ऊपर कैरोसिन का तेल डाला जाता था। उसके बाद डोमेस्टिक फ्यूल है ना, तो ये सारी गैसेस जो है, कोल, आज भी थर्मल पावर प्लांट जो है वो कोल के थ्रू अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, या फिर लकड़ियों को जलाकर जो खाना बनाया जाता था पहले के समय में, है ना, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एटमॉस्फेयर पे रिलीज करता है। चलिए देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, कि जो थर्मल पावर प्लांट है यूज द हीट प्रोड्यूस थ्रू बर्निंग ऑफ कोल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोल्स को जलाकर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करने का काम करते हैं। एंड दिस लीड्स टू इनोमरस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है एटमॉस्फेयर पे CO2 गैसेस को बढ़ा देती है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, है ना। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो एटमॉस्फेयर पे रिलीज हो रही है। थर्ड पॉइंट आता है आपका, इनडिस्क्रिमिनेशंस डिफॉरेस्टेशंस एंड कॉजेस इम्बैलेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन अ एटमॉस्फेयर। क्या आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। जो ऑक्सीजन है किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ट्रीज के द्वारा, है ना। और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो आप ये बताइए कि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा और कौन ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो डिफॉरेस्टेशन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक जो है डिफॉरेस्टेशन के कारण भी CO2 गैस बहुत ज्यादा जो है बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि पेड़ नहीं होने से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो पा रही है, एंड फ्यूअर प्लांट कंजम्पशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़े से प्लांट्स ही बच गए तो वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज कर देंगे। चलिए हम इसके कॉजेस को एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपका पहला पॉइंट है कि कोल है या लकड़ी है या डोमेस्टिक फ्यूल है उसको जलाने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एटमॉस्फेयर पे आती है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो कोल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जिससे कि आपके एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर पे रिलीज होती है। आपका थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन सॉरी इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों के ना होने से भी कुछ प्लांट्स ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो आपके रिलेटेड को रिलेटेड पॉइंट्स है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़, क्लास शुरू हो गई। चलिए, जब हमने क्या पढ़ा इसमें, कॉन्सिक्वेंसेस की कॉन्सिक्वेंसेस जो है, जब हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, ये आपका क्या है, अर्थ है, ओके। तो अर्थ का जब एवरेज टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। मतलब जहां आपका टेम्परेचर 38 डिग्री होता था, अब वो टेम्परेचर बढ़कर कितने डिग्री हो गया है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है। तो वही क्या कहलाएगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके होने से चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के होने से आपके ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। क्या ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, आपको लग रहा होगा कैसे। तो देखिए, जब आप आइस को फ्रिज से निकालते हैं तो फ्रीजर का जो फ्रीजिंग पॉइंट्स होता है वो क्या होता है आपका, है ना, मे बी
5 डिग्री सेल्सियस होता है, या 3, या समर में 1 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही हम आइस को फ्रिज से निकालते हैं, जब वो रूम टेम्परेचर में आता है, तो आइस स्लोली स्लोली मेल्ट होने लगता है। तो आपने क्या समझा कि जो फ्रीजर पॉइंट, जो फ्रिज का जो फ्रीजिंग पॉइंट था और रूम के टेम्परेचर में डिफरेंस था। तो सेम ऐसे ही जब अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो जब अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग के आने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जिसके कारण ग्लेशियर जो है उनका मेल्ट होने लगेंगे। अब जब ग्लेशियर मेल्ट होगा, मतलब वहां से बहुत सारा बहेगा पानी। और आपको पता है कि क्या आपको पता है कि ये पानी जो है वो जाकर किसी नदी में या फिर समुद्र में जाके मिल जाएगा, और जब रिवर्स का और सी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तब वहां पर क्या आ जाएगा, फ्लूड आ जाएगा और सॉइल्स का लॉसेस होगा। चलिए कैसे, तो आप ये देखिए कि ये जो है एक ट्री है। ठीक है, ये क्या लगा है आपका, ट्री। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बच्चे। अब देखिए, पानी बहुत ज्यादा, अच्छी बारिश हो रही है, क्या हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है। तो बारिश के होने से तेज फ्लूड आ गया। तो ये जो सॉइल है, सॉइल की जो अपर लेयर होती है, ये क्या है आपकी, सॉइल है। सॉइल की जो अपर लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, बह जाएगी। लॉसेस ऑफ सॉइल मतलब सॉइल की अपर लेयर का बह जाना। वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफन, ओके, फॉरेस्ट फायर। अच्छा, एटमॉस्फेयर, जब आपका एटमॉस्फेयर इतना गर्म हो जाएगा जिसके कारण से फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाएगी। एंड दीज हैव बिकम मोर कॉमन ओवर द इयर्स, और ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बन रही हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार इसका फिर से रिवीजन करेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, जैसे ही अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या हो गया, उसके एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। जिसके कारण से हमारे जो ग्लेशियर है, हिमालय, हिमालय जैसे जो ग्लेशियर जो कि जम्मू कश्मीर में है, उन वो ग्लेशियर मेल्ट होंगे। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे, तो वो वहां से बहुत सारा वाटर निकल के रिवर या सी पर आ जाएगा। जब रिवर और सी का वाटर लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लूड आ जाएगा। और फ्लूड के आने से सॉइल्स की ऊपर की लेयर जो है बह जाएगी। इट मींस लॉसेस ऑफ द सॉइल। चलिए, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि यदि एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर आपका जो बहुत ज्यादा गर्म होने से आपके फॉरेस्ट फायर हो जाएंगे, यानी जंगलों में आग लग जाएगी। और ये जो है ओवर ईयर्स है ना, आज का मतलब हर साल ये प्रॉब्लम्स कॉमन इश्यूज हो गया है। चलिए, मेजर टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। अब हम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, इट कैन बी चेक्ड बाय चेकिंग रिलीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोसफियर। है ना, कुछ पॉइंट्स हैं जिस तरीके से हम चेक कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। फर्स्ट पॉइंट है कि यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, वुड, कोल, पेट्रोल शुड बी मिनिमाइज। कैसे, इन सबको हमें क्या करना है, मिनिमाइज का मतलब कम यूज करना है। किसका, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, कौन कौन से, वुड है, कोल है, पेट्रोल है ना। आप वुड, खाना जो पहले वुड से बनाया जाता था, अब जो है उसकी जगह क्या आ गया है, गैस चूल्हा आ गया है। अब पेट्रोल की जगह अब सीएनजी व्हीकल्स आ गए हैं। फिर सेकेंड आपका है, इलेक्ट्रिसिटी शुड बी जनरेट बाय हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। जो थर्मल एनर्जी कोल को बर्न करके जनरेट की जा रही थी, अब उसकी जगह हाइड्रोलिक पावर प्लांट से, यानी कि या विंड एनर्जी जो है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट में भी जो सी का वाटर, सी वाटर जो है उसको यूज करके हाइड्रोलिक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर से। ठीक है। थर्ड जो है आपका डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसे हमें स्टॉप करना होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज जो है कॉल द क्लाउड्स फॉर द रेनफॉल।
है ना। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। बारिश के होने से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो मेंटेन हो जाता है। और अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा वार्म हो जाएगा। मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, ज्यादा से ज्यादा इसीलिए पेड़ लगाइए जिससे कि ट्री कॉल द क्लाउड्स, बारिश होए और ठंडक आए, ठंडक बनी रहे, जिससे कि अर्थ जो है वो कूल रहे, है ना। एंड यूज ऑफ सीएफसी मस्ट बी रिड्यूस। अच्छा ये बताइए कितने बच्चों को पता है कि जो सीएफसी गैसेस है ना, ये सीएफसी गैसेस कहाँ से रिलीज होती है? तो सीएफसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सीएफसी गैस जो है वो एसी से रिलीज होती है, या फिर हमारे घरों में जो फ्रिज लगे होते हैं ये गैसेस उससे रिलीज होती हैं, या फिर आपके जो फॉर्म्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, उनसे रिलीज होती है। चलिए तो एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट था कि फॉसिल फ्यूल है, कोल है, या फिर हमारे जो पेट्रोल है, ये सब क्या है, इट शुड बी मिनिमाइज्ड करना है। थर्मल पावर प्लांट की जगह हम यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसे अब हमें रोकना है। क्या करना है? प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। एंड फिफ्थ पॉइंट जो आपका आता है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसे हमें रिड्यूस करना है। मेथड टू कंट्रोल लेयर पॉपुलेशन। अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से पॉपुलेशन पॉल्यूशन, सॉरी नॉट पॉपुलेशन, पॉल्यूशन है ना, कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि यूज ऑफ स्मोकलेस चूल्हास, है ना, इसकी जगह हमें सोलर कुकर का यूज करना है, या फिर बायोगैस इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल। मतलब हम चूल्हा की जगह अब क्या यूज कर सकते हैं? सोलर कुकर। खाना बनाने के लिए आप अपने घरों पे मम्मी को बोलिए कि वो सोलर कुकर का यूज करे। क्यों? क्योंकि जो आपका चूल्हा है वो एटमॉस्फेयर पे बहुत सारी गैसेस को रिलीज करता है, और जिससे कि अर्थ का क्या हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इंस्टेड ऑफ चूल्हा क्या यूज करना है? सोलर कुकर। अब हमें फॉसिल फ्यूल की जगह यहाँ पर क्या यूज करना है? बायोगैस। चलिए, यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल इन अ व्हीकल। मतलब अब हमें पेट्रोल से चलने वाले जो व्हीकल होते हैं, आप सपोज आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए। अगर सारे लोग पर्सनल व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो अनवांटेड सब्सटेंस, जब एयर में ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस आ जाते हैं जो कि हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आ जाएंगे? आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स आ जाएंगे, एंड एज वेल एज ह्यूमन। ओके, ये सब सो रिफर टू एज पॉल्यूशन। तो वो क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पर एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉसेस थे? तो हमने देखा कि एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का बर्न होना, ये जो है आपके एयर के मेन पॉल्यूशन है। साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जब इसके कब व्हेन इट रिलीज, सो इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के जलने से यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि एयर पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स माना जाता है। देखिए यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्ट्री है फ्यूल को बर्न करने से, है ना, क्या कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा है।
और अगर हम ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इनहेल करते हैं, जब सांस से लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहलाती है। तो जब एटमॉस्फेयर पे फ्यूल के बर्न होने से CO2 गैस जो है रिलीज होती है, और जब हम सांस लेते हैं, है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन के साथ इनहेल होती है हमारी बॉडी में, तो वो ब्लड के कांटेक्ट में आकर ब्लड के साथ मिलकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ब्लड में क्या प्रेजेंट है? ब्लड में है हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कौन बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका स्मोक, कि स्मोक जो है वो क्या कहलाता है। तो जब कोई स्मोक आपके एयर पॉल्यूशन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? फॉग या फिर स्मोक बन जाता है। CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इट मीन्स ये जनरली आपके एसी या फिर रेफ्रिज से निकली हुई गैसेस होती है, या फिर जो आपके परफ्यूम्स होते हैं उनसे ये निकलती है, जो कि एटमॉस्फेयर की लोजोन जो आपके एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर को डिकम्पोज कर रही है। क्या कर रही है? ये डिकम्पोज कर दे रही है, मतलब कि कम पतली कर रही है ओजोन लेयर। और आपको पता है कि ओजोन लेयर जो है हमको अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेस से हम अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। एसिड रेन चिल्ड्रंस, ये शॉर्ट रिवीजन आपको मैंने लास्ट में दिया हुआ है ना, तो इसको जरूर अटेंड करिएगा। एसिड रेन, ऐसी रेन जिसमें कि नाइट्रे सॉरी एसिड रेन में क्या होता है? तो जब आपकी बारिश होती है, आपके एयर में क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है, और जब ये एयर में होती है और बारिश के साथ जब ये कंबाइन होती है, क्या होती है? कंबाइन होती है ना, तो रिजल्ट जो है क्या मिलता है? किस फॉर्म में होती है? तो फॉर्म्स ऑफ द नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यही नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है वो बारिश के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है। These acids can be make the रेन वाटर एसिटिक, और ये बारिश को क्या बना देती है? एसिटिक बना देती है। एसिड रेन कोरोड्स मार्बल, और ये मार्बल के को क्या कर रही है? ये मार्बल के जो मिनरल्स हैं उनको इफेक्ट कर रही है, या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑन इक्वेटिक लाइफ। आपको पता है कि इक्वेटिक लाइफ मरीन लाइफ कहलाती है, जहां पर टर्टल होते हैं, या अनवी अनवी अंदर जाओ, अनवी बेडरूम में जाओ। हाँ, एक्वेटिक लाइफ जहाँ पे आपकी फिशेस होती हैं या फिर टर्टल्स होती हैं, है ना, जो समुद्र के या नदियों के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, एसिडिक रेन वहां पर भी अपना हार्मफुल इफेक्ट दिखाती है। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कि जो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट आपके अर्थ सरफेस को गर्म करके रख देता है, जिससे आपके ग्लेशियर मेल्ट होंगे। मेल्ट होने से आपके सी एंड रिवर का वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि फ्लूड आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, मेल्टिंग ग्लेशियर, है ना, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, एंड समटाइम्स क्या है? फॉरेस्ट फायर हो जाएंगे। चिल्ड्रन, आई होप ये पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। मैंने लास्ट में भी शॉर्ट रिवीजन आपको दिया हुआ है। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन कमेंट सेक्शन, in a comment section, okay? And I hope you enjoy these chapters. We will meet with next day, next topic. तब तक के लिए stay healthy, stay happy, and वीडियो को like, share, subscribe कीजिएगा। Bye bye.